स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में। एस एफ डी बी एम डी के इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। उसके बाद भी कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखेंगे जिसमें कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एक जनरल पॉइंट लोड एक्ट करेगा। हमने इससे पहले देखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पैन पे अगर पॉइंट लोड एक्ट करता है तो एस एफ डी बी एम डी क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड पॉइंट के अलावा अगर कहीं और पॉइंट लोड एक्ट करता है तो उस केस के लिए हम किस तरह से एस एफ डी बी एम डी निकाल सकते हैं और इस जनरल फार्मूले को, स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट को। ये आप लोगों को कहा गया है कि ड्रॉ एस एफ डी एंड बी एम डी फॉर फॉलोइंग बीम। ठीक है, तो यहाँ में और चौथे क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन जो था, पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पैन पे लोड पी लग रहा है। और ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है इसमें मिड स्पैन पे नहीं लग रहा है बल्कि कुछ मिड स्पैन के साइड में लग रहा है। ठीक है, तो एनीवेयर इन द बीम एक लोड लग रहा है। उसमें था सिमेट्रिकल कंडीशन, एकदम मिड स्पैन पे था। यहाँ मिड स्पैन पे नहीं है। एल लेंथ के बीम में इंड ए से ए डिस्टेंस और इंड बी से स्मॉल बी डिस्टेंस पे एक फोर्स पी लग रहा है। ठीक है, तो इस पी की वजह से इस बीम पे जो भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होगा उसको हम लोग को निकालना है। एंड इट इज़ रिटन दैट ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ठीक है, तो ये हिस्सा ए से जो है सी की दूरी जो है बी से सी की दूरी से ज़्यादा है। तो इस बीम में हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है। वहाँ पे क्या था कि वो सिमेट्रिकली लोड अप्लाई हो रहा था पी। ठीक है, तो हम ये जो सपोर्ट रिएक्शन निकालने का हमारा तरीका होता है, तो वहाँ हम डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि पी लोड अगर लग रहा है मिड स्पैन पे तो ये दोनों ही सपोर्ट पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी P/2 और P/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए वहाँ पे हमने निकाला होगा सपोर्ट रिएक्शन हमारा आता है P/2 और P/2, RB P/2 और RA जो है वो भी P/2। तो चूँकि सिमेट्री है यहाँ पे, तो सिमेट्री होने पे क्या होता है कि लोड जो है इक्वली दोनों सपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह जो छठा क्वेश्चन है वहाँ पे भी देखिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और इंटायरली पूरे स्पैन पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे WL टोटल लोड होगा और WL जो है वो दो सपोर्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो WL/2 और WL/2। तो ये सारे सपोर्ट रिएक्शंस आप बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सातवां क्वेश्चन है इसमें आप लोग को ये करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चूँकि ये सिमेट्रिकली अप्लाइड नहीं है, लेकिन इसके भी फार्मूले हैं, अभी आपको जो डिराइव करके मैं बताऊंगा, तो उस फार्मूले को याद करके भी आप इन सब केस को निकाल सकते हैं। ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, ये वाला लोड सिमेट्रिकली अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस ए है और दूसरी डिस्टेंस बी है। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट रिएक्शन लिखेंगे। चूँकि यहाँ सिग्मा एफएक्स का कोई काम नहीं है, चूँकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो हमने उसको नहीं लिखा है, सिर्फ सिग्मा एफवाई को लिखा है और सिग्मा एमए को लिखा है, यानी मोमेंट और जो वर्टिकल फोर्स है उनके स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हमने लिखा है। तो RA+RB = P हो गया। यहाँ से हम देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं और डाउनवर्ड को माइनस ले लेते हैं, तो ये RA+RB - P = 0 हो जाएगा, जिससे कि RA+RB = P हो गया। ऐसे भी लग रहा है कि ये फोर्स P है, तो ये दोनों ही सपोर्ट जो है इस फोर्स को रेसिस्ट करेंगे। तो सम ऑफ दीज टू फोर्सेज इज इक्वल टू P। नाउ पॉइंट ए पे जो मोमेंट है उसको हमने 0 से इक्वेट किया। तो RA × 0 यहाँ पे ए के कारण जो फोर्स है उसके कारण मोमेंट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 0 है। उसके बाद इस फोर्स की वजह से P × A हो जाएगा, और ये फोर्स जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो हमने एक कन्वेंशन मान लिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, स्टैटिक साइन कन्वेंशन मान लिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो निगेटिव है। ठीक है, तो P × A क्लॉकवाइज होगा, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और RB × L, ये RB × L जो है इसको ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो RB × L निगेटिव हो गया। तो इससे हमें एक रिलेशन मिला, RB = PA/L। स्टैटिक साइन कन्वेंशन में आप क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। ठीक है, मैंने पहले मान लिया क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस।
रिजल्ट कितना आया है, पी बी बाई एल और पी ए बाई एल होगा, ये एल होगा। प्लीज़ इसको सुधार लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ इस बार क्या कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो निगेटिव है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखूँगा सिग्मा एम ए का, तो यहाँ पे आर ए इंटू 0 हो जाएगा। अब पी इंटू ए ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को निगेटिव माने हैं, तो माइनस पी इंटू ए हो जाएगा। और इसको लिखेंगे आर बी इंटू एल और ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब तुम मुझे ये बताओ कि 0 इधर लिखा हुआ है, हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो हम इसको प्लस मान के इसको माइनस मान ले तो क्या हो रहा है, सिर्फ इस इक्वेशन का निगेटिव हो रहा है। ये वाला जो मिल रहा है इसका निगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, पी ए इजक्वल टू आर बी इंटू एल, आर बी इजक्वल टू पी ए बाई एल मिल गया। तो रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान लो इस पूरे इक्वेशन में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यही मतलब है ना। अगर हमने साइन कन्वेंशन को बदल दिया तो सिर्फ इस रिजल्ट में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 0 में माइनस से करो या प्लस से करो एक ही वैल्यू है। तो इसलिए स्टैटिक साइन कन्वेंशन के केस में हमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने आर ए को अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया होता, तो ये इक्वेशन क्या होता, माइनस आर ए माइनस आर बी प्लस पी इजक्वल टू 0 होता। तो जस्ट द निगेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। दो इस केस में भी क्या मिलता है आपको, आर ए प्लस आर बी इजक्वल टू पी। तो स्टैटिक साइन कन्वेंशन में साइन का कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ एक कन्वेंशन मानना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार मान लिए कि निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव फोर्स वो होगा जो नीचे लग रहा है, तो उसी क्वेश्चन में आप दोबारा आप जब कन्वेंशन ले रहे हैं तो इसको प्लस मत मानिए। तो एक बार में एक ही कन्वेंशन को आपको मेजर करना है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टैटिक साइन कन्वेंशन, कि इसको बदलने से भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन SFD BMD का जो साइन कन्वेंशन है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कैसे याद रखेंगे कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और कोई पॉइंट लोड P लग रहा है जो कि सेंटर पे नहीं लग रहा है, या सेंटर पे भी लगेगा तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे। सेंटर पे लगेगा तो ए क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा और B भी L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे P L/P और B को लिखेंगे L/2, L कट जाएगा तो P/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी P/2 हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे। तो किसी भी केस में अगर एक पॉइंट लोड लग रहा है, कहीं पे भी लगेगा, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इससे देखिए कुछ चीज़ें और सीखने को मिलती हैं। ए बड़ा है, ठीक, B से A बड़ा है, और ये फोर्स P जो है A से ज़्यादा दूरी पे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए आर ए इजक्वल टू पी बी इंटू एल, आर ए क्या है, पी बी इंटू एल, बी छोटा है और ए बड़ा है। तो देखिए ये अब इन दोनों में आर ए और आर बी में कौन बड़ा होगा, आर बी बड़ा होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे बी नज़दीक में है, बी के नज़दीक में लोड लग रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा लोड शेयर करेगा, ठीक है। और बी से और ए से काफ़ी दूर पे ये पॉइंट लोड लग रहा है, इसलिए ए पे कम रिएक्शन, ए को कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग एक डंडा आप ले लीजिए, आप दो फ्रेंड्स अगर हैं, एक कोई डंडा ले लीजिए और डंडे में बाल्टी लटका दीजिए, ठीक है। दोनों और डंडे को अपने अपने कंधों पे आप लोग दोनों एंड को रख लीजिए, ठीक है। तो बाल्टी अगर एकदम बीच में रहेगी तो दोनों को इक्वल लोड मिलेगा, लेकिन बाल्टी जिसके नज़दीक में रहेगी उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा लोड महसूस होगा, और जिससे बाल्टी ज़्यादा दूरी पे होगा उसको कम लोड लगेगा। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट भी एनालाइज कर सकते हैं कि फोर्स जिसके नज़दीक में होगा वहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो है ज़्यादा होगा, यानी उस सपोर्ट पे ज़्यादा लोड लगेगा और इस सपोर्ट पे कम लोड लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये विजुअलाइजेशन से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ए बड़ा है तो ए वाला क्वांटिटी जो है बी पे आ गया और बी वाला क्वांटिटी जो है ए पे आ गया। तो ए का रिएक्शन हो जाएगा P इंटू बी बाई एल, ठीक। जो डिस्टेंस इसके पास है उसको छोड़ के दूसरे डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे, और यहाँ हो जाएगा P इंटू ए बाई एल। तो पी ए बाई एल जो है ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब हमारा सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, उसको हमने लिख दिया। देखिए सपोर्ट रिएक्शन अगर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन माना था, हमने माना था कि आर ए अपवर्ड है और आर बी भी अपवर्ड है,
दोनों में कहीं भी निगेटिव वैल्यू नहीं आई है, इसका मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन है वो सही है। ठीक है, तो आर ए आर बी ऊपर ही लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस स्पैन में देखिए सिंगल लोड लग रहा है। अभी गौतम ने जो कहा कि सिंगल लोड लगेगा तो हम एक सेक्शन लेंगे और डबल लोड लगेगा तो सेक्शन हमारा अलग हो जाएगा, तो वो जो मिथ है वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे सिंगल लोड है बट वी हैव टू कंसिडर टू सेक्शंस, सेक्शन ए सी अलग है और सेक्शन सी बी अलग है। ठीक है, क्योंकि भले ही सिंगल लोड है लेकिन इस सेक्शन में लोड की कंडीशन अलग है और इस सेक्शन में लोड की कंडीशन अलग है। देखिए यहाँ पे आर ए की वैल्यू कितनी है, पी बी बाई एल। अब ए से सी के बीच में हम कभी भी कहीं भी सेक्शन कट कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हमेशा लेफ्ट साइड में एक फोर्स रहेगा। लेकिन सी के इधर जाके अगर हम कट करेंगे तो देखिए सी के इधर आते ही लेफ्ट साइड में अब दो फोर्स हो गया, आर ए और पी हो गया। तो क्या हमारा एक ही सेक्शन काटना हमारे रिजल्ट को सही बना देगा? तो यहाँ पे इवन इफ देयर इज सिंगल लोड वी हैव टू कंसिडर टू सेक्शंस। तो यहाँ पे हमें दो सेक्शंस कंसिडर करने होंगे, सेक्शन ए सी और सेक्शन सी बी। ठीक है, तो हमने दो सेक्शंस कंसिडर किया, द टू सेक्शंस आर स्पैन ए सी एंड सी बी। ठीक है, अब स्पैन ए सी को पहले एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग सी बी को एनालाइज करेंगे। स्पैन ए सी में क्या हो रहा है, हमने मान लिया कि कोई भी एक सेक्शन है जिसका डिस्टेंस x है a से। हम कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो x जो है हम इधर से मानेंगे तो x 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा a पे, और x इक्वल टू a हो जाएगा हमारा पॉइंट C पे। ठीक है, तो x का ये लिमिट कहाँ से कहाँ है ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लिमिट पुट कर सकते हैं। एक बार हम इस स्पैन को अगर इसके बीच का कोई जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो उस इक्वेशन के इंड वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे, तो वो इंड वैल्यूज़ में हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए कि x कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तभी हमें उस सेक्शन के इंड वैल्यूज़ जो हैं शियर फोर्स के और बेंडिंग मोमेंट के मिल सकते हैं। तो ये लिमिट लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमें सेक्शन जैसे अगर हम इधर से लेते हैं सी के एंड से लेते हैं, ठीक है, तो हमें x जो है 0 यहाँ पे लिखना पड़ता और x इक्वल टू a यहाँ पे लिखना पड़ता। तो हम लोग किधर से भी चाहें मान सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, अब सेक्शन को कट किया, सेक्शन को कट किया यहाँ से a और c के बीच में कहीं भी, तो a और c के बीच में c कहीं आगे होगा, हमने उसके बीच में कट किया है। ठीक है, तो इतना ही पोर्शन दिखाया है। अब यहाँ पे मुझे Vx और Mx लेना है, तो हम लोग जब इसके लेफ़्ट साइड को कंसिडर कर रहे हैं तो हमेशा हम Vx और Mx को पॉजिटिव दिखाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे AC के बीच में एक सेक्शन हमने कट कर लिया जो A से x डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मुझे Vx और Mx का इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे जब हम जाके देखते हैं तो इसके लेफ़्ट में सिर्फ एक फोर्स है और वो भी अप डायरेक्शन में है, तो लेफ़्ट एंड अप इज पॉजिटिव। ठीक है, तो Vx को क्या लिखेंगे, Vx इक्वल टू प्लस पी बी बाई ए, प्लस पी बी बाई ए, और ये यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 0 उसका पावर है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद mx जो लिखेंगे तो इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होगा, पी बी इंटू एल, अब पी बी बाई एल इंटू एक्स, तो पी बी बाई एल इंटू एक्स हो गया, और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ Vx एंड Mx। अब Vx Mx निकल गया तो इसके दोनों ही एंड वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं, एंड A पे और एंड C पे। चूँकि AC के बीच में है तो A पे भी लिखना होगा और C पे भी लिखना होगा। A पे x की वैल्यू 0 है और C पे x की वैल्यू A है, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमने पुट किया। तो Va कांस्टेंट था तो उसकी वैल्यू में कोई भी x का जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, x से इंडिपेंडेंट है। और Ma में Ma जो है वो 0 हो गया, यहाँ पे MC पॉइंट पे जो है वो PAB बाई एल हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम स्पैन BC में लेते हैं। तो स्पैन BC में क्या होगा, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इस पूरे BC के बीच में एक सेक्शन ऐसे कट कर दिया। ठीक है, और कट करके हमने राइट साइड को ले लिया, इधर लेफ़्ट साइड को लिया है। हम लोग उस तरीके से करते हैं जिधर से फोर्सेस कम हो, जैसे यहाँ हमने अगर लेफ़्ट साइड को लिया है तो एक फोर्स है, यही अगर मैं इसके राइट साइड को लेता, यहाँ कट करके इसके राइट साइड को लेता तो 2 फोर्स होता, 2 मोमेंट निकालना पड़ता, 2 बार सम करना होता। तो उससे बेहतर है कि हम उस हिस्से को चुनते हैं जिधर से फोर्सेस कम हो, ताकि कैलकुलेशन कम होता है। तो यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन था इसके लेफ़्ट को लेने का या राइट को लेने का। तो यहाँ राइट को लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि राइट में एक ही फोर्स है, लेफ़्ट में क्या हो जाएगा, एक फोर्स P हो जाएगा और एक फोर्स इधर RA हो जाएगा।
तो 2 फोर्स लेने होंगे, तो अननेसेसरली ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, और गलती होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। तो वी गो फॉर ईजी कैलकुलेशंस। तो हमने सिर्फ एक हिस्सा ले लिया, राइट हिस्सा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे वी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये राइट और अप है, या ऐसे देखेंगे ये फोर्स क्या करेगा, इस सेक्शन को क्लॉकवाइज, इस पूरे सेक्शन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डिफॉर्मेशन हो या राइट और अप हो तो वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे पी ए बाई एल ले लिया, और ये भी कांस्टेंट है। हम लोग नेचर बगल में लिख देते हैं, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने हर चीज़ को वहाँ पे मेंशन किया है, इससे हमें नेचर पता चल गया। अब इसके बाद एम एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इनटू ये। अब ये फोर्स क्या चाहेगी, इस हिस्से को ऐसे बेंड करना चाहेगी ना, ऐसे बेंड करेगा, तो सीधा कटोरा हो गया। तो ये सैगिंग हो गया। और इस केस में क्या था, इस केस में ये देखिए ये क्या था, इस केस में सैगिंग था या हॉगिंग था। ये फोर्स इस सेक्शन को कैसे ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा। क्या था यहाँ पे सैगिंग था, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। नीचे में टेंशन होगा, ऊपर कंप्रेशन होगा, इस हिस्से में भी सैगिंग ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी सैगिंग हो रहा है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन, तो हमने फिर लिमिट्स लिख के ये वैल्यूज़ निकाल लिए, वी बी के और एम बी के, फिर वी सी और एम सी के, ठीक। तो अब इसके आधार पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहले लोडिंग दिखाते हैं, लोडिंग डायग्राम, उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और सबका जो कोऑर्डिनेट है वो एक ही जैसे होता है, ठीक है। डायरेक्टली बीम के लेंथ के नीचे हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ बीम की लेंथ है और रिस्पेक्टिव जो है वैल्यूज यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, या रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो पी बी बाई एल यहाँ पे हो गया एक्स ए पे। सी पे देखिए वैल्यू क्या आई थी, सी पे यहाँ से हम देखते हैं वी सी इजक्वल टू माइनस पी ए बाई एल, और यहाँ पे देखिए वी सी इजक्वल टू पी बी बाई एल है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पे दोनों किधर से भी जाएंगे तो शियर फोर्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, वी सी जो है पी बी बाई एल है, और वी सी जो है यहाँ पी माइनस पी ए बाई एल है, दोनों वैल्यू सेम पॉइंट पे अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए मोमेंट तो मिल रहा है, एम एट सी पी ए बी बाई एल, एम एट सी पी ए बी बाई एल, जिसको यहाँ मोमेंट डायग्राम में सी पे पी ए बी बाई एल हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। लीनियर है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन, और लीनियरली इंक्रीजिंग है। तो जीरो से इधर हम ए की तरफ बढ़ेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। इधर से भी देखेंगे तो ये इंक्रीज करके ऐसे पहुँच जाएगा, ठीक। दोनों पहुँचेगा पी ए बी बाई एल पे। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, पी ए बी बाई एल इज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर इस वैल्यू को आप वेरीफाई करना चाहें, मान लीजिए बीम में मिड स्पैन पे लोड लगता पी, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, पी एल बाई 4, ठीक है। उस केस में क्या होता है, पी ए बी बाई एल अगर रखेंगे तो पी इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, ए और बी बराबर होता है, एल बाई टू पे होता है, इंटू एल करते हैं तो एल कट गया, तो पी एल बाई 4 हो गया। यानी ये फार्मूला सही है, अगर हम मिड स्पैन पे भी ये फार्मूला लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट मिल जा रहा है, ठीक। तो ये जो है पी ए बी बाई एल एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लोग को याद रखना है। और वो कहाँ लगेगा, तो जहाँ पे हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, देखिए पॉइंट लोड जहाँ पे भी एक्ट करेगा वहीं पे मैक्सिमम मोमेंट होगा। उस केस में मिड स्पैन में भी क्या था, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा था तो पी एल बाई 4 मिड स्पैन पे लग रहा था, यानी जहाँ पॉइंट लोड है वहीं पे मैक्सिमम मोमेंट लगेगा सिंपली सपोर्टेड केस में। हाँ, अब यहाँ से देखिए क्यों ये वैल्यू अलग आ रही है। सी पे ये वैल्यू इधर से देख रहे हैं तो पी बी बाई एल है, और इधर से देख रहे हैं तो माइनस पी ए बाई एल है। एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू है शियर फोर्स का। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं इधर, सी के जस्ट लेफ्ट में फोर्स हमारा जो टोटल फोर्स है वो कितना है, सी से जस्ट लेफ्ट में रहेंगे तो सारा फोर्स हमारा आर ए के बराबर होगा, ठीक है ये बात। तो आर ए के बराबर हमारा यहाँ तक फोर्स रहा, इसके जस्ट पहले तक। जैसे ही हम लोग सी पे पहुँचते हैं तो एक शार्प पॉइंट लोड लगा, यानी ये क्या कर रहा है, ये इसके बीच में जितने भी सेक्शन काटेंगे हर सेक्शन को ये शेयर करके ऊपर जाना चाहेगा। ये शेयर फोर्स क्या करेगा, इस सेक्शन पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और ये जो पॉइंट लोड है ये क्या करेगा, सेक्शन को नीचे ले जाना चाहेगा, यानी इस शेयर फोर्स को वो अपोज करेगा, ठीक। इसको ये पॉइंट पी जो है
ये PB/L चाहेगा यहाँ के सेक्शन को ऊपर ले जाना, और ये पॉइंट लोड जो है यहाँ के सेक्शन को नीचे ले जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है PB/L, और C पे जैसे ही पहुँचा तो एक सडन शार्प फोर्स लगा P अमाउंट का। तो PB/L में आप क्या कीजिए, PB/L में -P करके देखिए कितना हो जाएगा, B-L/L हो जाएगा। अब B-L कितना होगा, -A हो जाएगा, B-L =-A, तो ये हो गया -PA/L। वही वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, यानी यहाँ जब भी शार्प फोर्स लगेगा उस जगह आप जो देखेंगे शियर फोर्स में सडन चेंज होगा। शियर फोर्स कांस्टेंट है और सडनली ये बदल गया। ठीक, बदलने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से फिर अब इतना ही फोर्स लगता रहेगा। इसके अब इधर के कोई भी सेक्शन को लेंगे, शार्प फोर्स लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, और एक बार जब ये चेंज हो गया फिर इसके आगे अब ये चेंज कांस्टेंट रह जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इलेबोरेट और एक्सप्लेन द ऑब्टेन्ड रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आता है उसको आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को। तो ये इस क्वेश्चन से हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी। कई सारी क्या क्या चीज़ें सीखी कि पॉइंट लोड अगर कहीं भी लगेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो उसके स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग याद रख सकते हैं। किस किस चीज़ को, सपोर्ट रिएक्शन के स्टैंडर्ड वैल्यू को, उसके बाद शियर फोर्स के स्टैंडर्ड वैल्यू को, और बेंडिंग मोमेंट के स्टैंडर्ड वैल्यू को। अब इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, मिड स्पैन पे यही लोड P को लगा के देखा तो सारी चीज़ें मिल रही थी, मैच हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि C के जस्ट पहले शियर फोर्स ये जो है ना, C पे एकाएक ये बदल रहा है। और देखिए मैक्सिमम मोमेंट आपने पढ़ा था क्या, मैक्सिमम मोमेंट के लिए शियर फोर्स को 0 होना चाहिए या शियर फोर्स को साइन चेंज करना चाहिए। यहाँ पे वो भी वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है, ये वैल्यू C से जस्ट पहले C पे प्लस से एकाएक माइनस हो गया, यानी प्लस से माइनस होने के लिए इसको एक बार 0 से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब 0 यहाँ पे है इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहाँ पे होगी जहाँ शियर फोर्स इधर अपना साइन चेंज करे या शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो dm/dx = 0 जहाँ पे होगा उसको हम लोग 0 शियर फोर्स वाला पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा 0 शियर फोर्स वाला है एक तरह से, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 0 शियर फोर्स भी है, शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है अपना, तो मानेंगे कि यहाँ पे V 0 है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था, हाँ छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शियर फोर्स जो है 0 हो रहा है, शार्प चेंज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे UDL लग रहा है। तो ग्रेजुअल फोर्स का चेंज होने से यहाँ पे WL/2 है। ठीक है, और नीचे मान लीजिए इसमें क्या था कि अगर हम कोई सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके इधर क्या था, WL/2 और माइनस इतने दूर का फोर्स। तो कुछ ये प्लस था और ये वाला जो लोड था ये माइनस था। तो प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड इधर धीरे धीरे घटता गया, और जैसे जैसे हम इधर बढ़े, प्लस वाला तो कांस्टेंट है लेकिन ये माइनस वाला बढ़ता जा रहा है। तो इस वैल्यू को WL/2 को ये घटाता जाएगा। ठीक है, और बीच में जब पहुँचेगा तो WL/2 के बराबर यहाँ बीच में पहुँचेंगे तो टोटल फोर्स कितना होगा, इस हिस्से में फोर्स लग जाएगा WL/2। तो WL/2 इधर ऊपर लग रहा है सपोर्ट पे, और इस स्पैन में जो है अप्लाइड लोड इसको नीचे ले जा रहा है। तो WL/2 माइनस WL/2 करके यहाँ पे 0 दे देगा। तो यहाँ पे इसलिए ये शियर फोर्स 0 हो जाता है। और फिर देखिए अब लोड अब इधर अगर बढ़ेंगे तो WL/2 माइनस, अब WL/2 से ज़्यादा फोर्स निगेटिव हो गया, तो इधर अब निगेटिव वैल्यू शुरू होंगे। ठीक है, फाइनली यहाँ पहुँचेंगे तो WL/2 यहाँ सपोर्ट रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख के एज्यूम कर सकते हैं कि शियर फोर्स कैसे वेरी करता है। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट भी इसी तरीके से वेरी करेगा। और ये ओवरऑल पॉजिटिव क्यों होता है, देखिए यहाँ पे अगर ये बीम है, ये बीम है, इस बीम में हम पॉइंट लोड लगाएं या UDL लगाएं, अल्टीमेटली पूरी बीम जो है ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यानी सीधे कटोरी की तरह डिफ्लेक्ट होगी। तो इस पूरे बीम का जो हिस्सा होगा वो पॉजिटिव होगा। आज के केस में भी हम लोगों ने यही देखा है। आज के केस में देखिए सिंगल लोड लग रहा है, सिंगल लोड में क्या डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन ऐसे ही होगा। ये लोड सिंगल लगेगा किसी बीम पे तो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगा सीधे कटोरी के जैसे, यानी ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। तो इस पूरे हिस्से में पॉजिटिव मोमेंट लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। समझ गए ये बात। अगर यही लोड नीचे से लगता है ऐसे तो डिफॉर्मेशन ऐसे होता है।
ऐसे होता उल्टे कटोरी की तरह, तो उस केस में यहाँ पे निगेटिव ऐसे मूवमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की, जिसमें कि जनरल पॉइंट लोड मिड स्पैन के अलावा कहीं भी बीम में लग रहा था, और उसके बहुत सारे केसेस को हमने देखा और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने इस वीडियो में कंसिडर किया। तो आगे के वीडियो में हम फर्दर न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।